वक्फ बोर्ड पहली बार 1954 में माननीय जवाहरलाल नेहरू हम लोगों की खोपड़ी पे लाद के गए। अगर वक्फ कहता है कि उसके पास 9 लाख एकड़ ज़मीन है और उसकी कुल आमदनी 27 करोड़ है, 27-28 करोड़ तो 100-200 एकड़ वाले हर साल फसल बेच के पैदा कर रहे हैं। अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है। आज के वक्फ की हालत ये है, अपराधी भी आप हैं, वकील भी आप ही हैं और जज भी आप ही हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। वक्फ बोर्ड या वक्फ अमेंडमेंट बिल का नाम सुनते ही जहन में कई सवाल आते हैं, कई विचार आते हैं और उन्हीं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मक्खन लाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नो द नेशन में। आपसे जानना चाहूंगी, वक्फ है क्या, कैसे काम करता है? इस्लाम में एक रिलीजियस व्यवस्था है, ये धार्मिक व्यवस्था है कि वक्फ का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो आप दे देते हैं पब्लिक के लिए, चीज़ आपकी है लेकिन आपने दान कर दिया कि ये चीज़ पब्लिक के लिए। जैसे आप मंदिर में जाते हैं और धर्मार्थ तमाम चीज़ें दान में देते हैं, अपनी ज़मीनें दान में दे देते हैं कि यहाँ स्कूल बनवा दिया जाए, यहाँ धर्मशाला बनवा दिया जाए, पैसा दान में देते हैं। उसी तरह से इस्लाम में ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था इस्लाम में पूरी तौर पे धार्मिक है। और इस व्यवस्था में वक्फ में जो आप प्रॉपर्टी दान में देती हैं, प्रॉपर्टी हो जो कैश है, नगद पैसा दान में देती हैं, बिल्डिंग दान में देती हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आपको आय होती है, जिससे आप पैसा अर्न कर सकते हैं। और वो पूरा पैसा, व्यवस्था ये है कि आप जनरल पब्लिक के उत्थान के लिए, जो डाउन ट्रॉडन हैं, जो बेचारे बहुत गरीब हैं, उनके उत्थान में लगाएंगे वो पैसा। ये इस्लाम की मान्यता है। लेकिन यह भी एक मान्यता है कि वक्फ का मतलब ये है कि वो मुसलमान अपने पूरे होशो हवास में अपनी ज़मीन जायदाद पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है जिसे वक्फ कहते हैं। तो ये चीज़ सिद्धांत है जिसमें ये सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि अपने मन से देते हैं, और क्या इसमें नॉन मुस्लिम भी इंक्लूड होते हैं? इस्लाम में ये मान्यता बिल्कुल नहीं है कि कोई आदमी जो इस्लाम धर्म में विश्वास न करता हो वो वक्फ दे दे, वो स्वीकार्य नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। वो मुस्लिम जो इस्लाम में विश्वास करता है, तभी तो आप इस्लाम के द्वारा प्रताड़ित चीज़ों को विश्वास करेंगी, उसे स्वीकार करेंगी। तो नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन इस्लाम में किसी वक्फ की प्रॉपर्टी को नहीं दे सकता, वक्फ नहीं कर सकता अपनी प्रॉपर्टी को, पैसे को, अगर वो इस्लाम में विश्वास नहीं करता। जो भी दान दिया जाता है उससे जो गरीब तबके के लोग हैं उनका भला हो सके, इसलिए दानवान वक्फ के पास जाता है। क्या वाकई में मुस्लिम समुदाय के लोगों को फ़ायदा पहुंचता है? कोई भी व्यक्ति आपको मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं मिला होगा जिसको वक्फ से एक पैसे की कोई मदद मिली हो। अगर वक्फ कहता है कि उसके पास 9 लाख एकड़ ज़मीन है और उसकी कुल आमदनी 27 करोड़ है, 27-28 करोड़ तो 100-200 एकड़ वाले हर साल फसल बेच के पैदा कर रहे हैं। तो ये हुआ ये है कि इस पर कुछ खास लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो सारा मैनेजमेंट के नाम पे न केवल मठाधीशी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, बल्कि पैसे का भी खेल कर रहे हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। एक वक्फ की प्रॉपर्टी है, 5 एकड़ है मान लीजिए, आप उसकी अध्यक्ष हैं, वक्फ बोर्ड, वो जो वक्फ है उसकी आप अध्यक्ष हैं। अब उसमें आपने मैरिज हॉल बना दिया, तो मैरिज हॉल का पैसा आपके पास आ रहा है वक्फ के आभार में। उस मैरिज हॉल की जो आमदनी है वो वक्फ के खाते में दिखाई जाएगी, लेकिन मैनेजमेंट के नाम पे, सफाई के नाम पे, इसके सारे
चीज़ों के एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे सब पैसा आप अपने पास रख लेती हैं। इसी तरह से पूरे इंडिया में वक्फ की प्रॉपर्टी का हाल है। अन्यथा ये 27 करोड़ 28 करोड़ दिखा रहे हैं। रेलवे और आर्मी के बाद सबसे बड़ी ज़मीन यही दिखा रहे हैं कि हमारे पास है। तो क्या वाकई में 1 एकड़ पर अगर 2 लाख एकड़ की जो तो 1 एकड़ में क्या 10-5 हज़ार रुपये भी नहीं आ रहे हैं? आप देख रही हैं 1 एकड़ पे अगर फसल ली जाती है तो तमाम किसान पर एकड़ 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमा रहे हैं साल में। जी। यहाँ तो 2,000 रुपये 1,000 रुपये भी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो हो क्या रहा है? ये बात मुस्लिम समाज भी उठाने लगा। आपने देखा होगा कि चाहे वो अजमेर के ख्वाजा हों, तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम मुस्लिम लीडर्स हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है। जी। आज की जो वफ़ की हालत है, कोई ऑडिट नहीं कर सकता, कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। आज के वफ़ की हालत ये है, अपराधी भी आप हैं, जी। वकील भी आप ही हैं और जज भी आप ही हैं। सर, आपने जो हमें बताया अभी बात, उसको लेकर एक बात ज़हन में आ रही है। साउथ का एक गांव था जिस पर वक्फ ने दावा ठोका था कि वो उनकी ज़मीन है, और वो तकरीबन 1500 साल पहले का गांव है। तो और वहाँ पर मंदिर भी था। तो आपने जैसे कि बताया कि प्रैक्टिसिंग इस्लाम को कबूल जो कर चुका है, जिसकी मान्यता उसमें है, वही दान दे सकता है। तो ऐसे में वो पूरा का पूरा गांव जो हिंदुओं का पूरा गांव था वो, और वहाँ मंदिर था, तो वो उस पे वक्फ का ने दावा कैसे ठोक दिया, ये समझ में नहीं आया। जो गांव, जो मंदिर आपके पैदा होने के पहले से दूसरे का है, वो आपका कैसे हो जाएगा? आपका मतलब मैं आपका व्यक्तिगत एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये घर आपके पैदा होने के पहले बन चुका था। इसमें लोग रह रहे थे, भगवान बैठे थे, पूजा हो रही है। अब आप एकाएक बड़ी हो जाइए तो कहिए कि ये मकान मेरा है, इसमें ये बाकी सब लोग गलत हैं। यही सब वजहें थी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की ज़रूरत पड़ी। आप जब आगे बात करेंगी तो बताते हैं आपको। अब तो ये कह दिया है वक्फ ने, संगम जो हजारों लाखों साल से होता आ रहा है इंडिया में, वो हमारी ज़मीन है। आपकी ज़मीन, गंगा जमुना भी आपकी हो गई, फिर तो सरस्वती भी आप स्वीकार तो करिए कि गंगा जमुना सरस्वती भी मेरी हैं, वक्फ की हैं। किसने वक्फ किया? ये तो बताइए कि आपको गंगा जमुना सरस्वती या पूरा संगम का घाट किसने वक्फ किया? किसी ने लिख के दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है? अब वो क्लेम कर रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस भी वक्फ का है, राष्ट्रपति भवन भी वक्फ का है। आपने सुना होगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल की अब बात हो रही है। आपने बताया भी कि अब तमाम मुस्लिम समाज के लोग भी जाग रहे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं। उसके ऊपर जानना चाहूँगी कि ये अमेंडमेंट कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? देखिए, वक्फ बोर्ड पहली बार 1954 में माननीय जवाहरलाल नेहरू हम लोगों की खोपड़ी पे लाद के गए। कोई डिमांड नहीं थी। 1954, 53, 52 का देख लीजिए उठा के पूरा कोई मांग नहीं रहा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम देंगे लो, हम देंगे लो। तो उन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया, पावर दे दी, साधारण सी पावर जो लीगली एक्सेप्टेबल थी। उस पावर में फिर मिसेस गांधी ने, राजीव गांधी ने अमेंडमेंट करके थोड़ा बहुत और पावर दी। लेकिन तमाशा तो तब हो गया, अति हो गई। 2013 में जो अमेंडमेंट बिल बनाया गया उसमें जो प्रोविज़न किए गए, जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं आ गईं। जो ये गांव हमारा है, 1500 साल पुराना मंदिर है, सब अल्लाह का है। प्रॉब्लम यह है कि आपने उसमें कुछ ऐसे जोड़े प्रोविज़न्स, ऐसे कुछ प्रावधान रखे, जैसे वक्फ जिस भी प्रॉपर्टी को कह देगा कि ये हमारी है, बस हो गई। अब प्रॉपर्टी
वक्फ की है कि आपकी है, किसकी है, ये प्रूव करना आपका काम है। कल को इस मक्खन लाल के घर को वक्फ कह दे कि ये हमारा है, हो गया मक्खन लाल घर, मक्खन लाल वो का हो गया वक्फ का। अब मक्खन लाल दौड़ें अपने कागज लेके प्रूव करें कि ये घर हमारा है, हमने अपनी तनख्वाह से खरीदा है, अपनी तनख्वाह से बनवाया है। वक्फ को कुछ नहीं देना है, कोई कागज नहीं देना है, बस कह देना है। वो जैसे है ना, भगवान ने कहा जी तो उसमें आप प्रश्न नहीं करते। जी तो वो स्थिति पैदा कर दिया कि वक्फ कह दे बहुत है, अब मक्खन लाल दौड़े, कहाँ दौड़े ये भी जान लीजिए। कोर्ट नहीं जा सकते, मक्खन लाल को उसी वक्फ बोर्ड के अफसर के पास जाना पड़ेगा, अधिकारी के पास जाना पड़ेगा जिसने मक्खन लाल का घर वक्फ का बना दिया है। अब आप आर्गू कीजिए, वो कह दिया कि नहीं हम कागज़ को नहीं मानते हैं। अब आप ट्रिब्यूनल बना है वक्फ बोर्ड का, उस ट्रिब्यूनल में जाइए, वहाँ भी वही है। तो एक तरह से आप ही ले लेंगे, आप ही लेने का हुक्म करेंगे, आप ही डिसाइड करेंगे कि कौन इसका मालिक है, और आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये पूरी तौर पे असंवैधानिक है। इस देश में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कोर्ट में जाके चैलेंज न की जा सके, इंक्लूडिंग संविधान में अमेंडमेंट। पार्लियामेंट से बड़ी चीज़ नहीं है इस देश में। कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, लेकिन ये कानून संविधान संगत है कि नहीं है, इसको जज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैठी हुई है। लेकिन यहाँ तो संविधान के ऊपर एक संविधान कर दिया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आप नहीं जा सकते। आप इस व्यवस्था को सोच सकते हैं। अब ये जो है उन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट हमारी वक्फ की बिल्डिंग है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, राष्ट्रपति की है। अब राष्ट्रपति और पार्लियामेंट जाके हाथ जोड़ के वक्फ बोर्ड के सामने खड़ा हो, न कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वो जाके खड़े हो कि नहीं माई बाप हुजूर, ये राष्ट्रपति भवन, ये पार्लियामेंट्री सरकार की। ये परिस्थिति पैदा हो गई है। उसका नतीजा ये हो रहा है पूरे देश में। आपने साउथ इंडिया के मंदिर और गांव की बात की। जब कुंभ चल रहा था तो फिर बयान दिया गया कि कुंभ की ज़मीन हमारे वक्त की ज़मीन है। ऐसी हजारों परिस्थितियां खड़ी कर दी गई हैं। लिहाजा ये देखा गया कि ये तो अराजकता की तरफ ले जा रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार में 2013 में जो वक्फ में अमेंडमेंट किए, उन्होंने देश को गर्त में फेंक दिया अराजकता के। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो चाहती है वक्फ बोर्ड उसको कहती है ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है। कल को आप कह देंगे ये आसमान हमारा है हम। और वास्तविकता ये है कि जितनी ज़मीनें ये क्लेम कर रहे हैं वक्फ किया जाता है, वक्फ का मतलब ये दान दिया जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस किसने दान दिया है वक्फ बोर्ड को? राष्ट्रपति भवन किसने दान दिया है वक्फ बोर्ड को? वो गांव और मंदिर किसने दान दिया है? कहीं लिखा, कहीं कोई लिखा पड़ी है? किसने दान दिया इसका कोई सबूत है? तो इसका सबूत उन्हें नहीं देना है। आप पीड़ित हैं तो ये सबूत आपको, यानी पीड़ित भी आप ही है, लूटे भी आप ही, और कोर्ट भी आप ही। कोर्ट नहीं जा पाएंगे, आप उन्हीं के दरवाजे जाइए, माथा खींचिए कि माई बाप हुजूर। तो ये तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री, वो भी सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री में ये बात की जा रही है, और कोई सेकुलरिस्ट बोल नहीं रहा है कि ये संविधान के विरुद्ध है। यू डू हैव समथिंग कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के तहत भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप नहीं जा सकते। तो ये तो संविधान से भी ऊपर चला गया। ये माननीय सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने किया देश के साथ। सर, अभी जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात हुई है, अब उसमें सरकार का कहना है कि हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं
कि हमें पता होना चाहिए कि आपके पास ये जो ज़मीनें हैं आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए हर चीज़। लेकिन लोगों के बीच एक भ्रम भी फैला हुआ है कि उनसे उनकी मतलब उनकी जो प्राइवेट ज़मीनें हैं वो छीन ली जाएगी अगर ये अमेंडमेंट होता है। दिक्कत इस देश में पिछले 20-25 साल से ये हो गई, एवरीथिंग इज राइट इन वॉर एंड पीस, लव एंड वॉर। इतना मुझे दुख होता है, मैं राजनीति को 50 वर्षों से देख रहा हूँ, समझता भी हूँ। सिद्धांत नाम की चीज़ खत्म हो गई है। एक चीज़ उन्हें गाइड करती है, वोट। चाहे वो जात के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो प्रदेश के नाम पे हो, चाहे भाषा के नाम पे हो। भारतवर्ष इन सब को इन सब लोगों के लिए एक माल बन गया है। माल में घुस जाओ, लूट जिले, जितना लूट सको लूट जाओ। गाय तो नहीं कहूँगा, दुधारी गाय तो भाई मेरे लिए बहुत पवित्र है जी। लेकिन आजकल जो शॉपिंग मॉल हैं, पूरा भारतवर्ष एक शॉपिंग मॉल बन गया है। जितना लूट सको, जितना करो सको, सब करो। राष्ट्र के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। लिहाजा अगर आपको याद हो, आई कार्ड बनाने की बात सिटीजन्स को, और 6 महीने तक शाहीन बाग बंद रखा। जी। किसी की नागरिकता जा रही थी, कैसे चली जाएगी? क्या ये सब लोग जो इसके विरोध में हैं, वास्तविकता ये है, ये सब चाहते हैं कि कोर्ट खत्म हो जाए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाए, हम जो कहें वही सही मान लिया जाए। तो दे आर द वन, नॉट अदरवाइज। बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि झूठ के हाथ पैर नहीं होते। लाइज हैव द लॉन्ग लेग्स। बहुत तेजी से फैलती हैं झूठ बातें। तो ये बिल्कुल गलत फैलाया जा रहा है। वास्तविकता तो ये है कि किसी की जमीन बिना किसी कारण ले लेना आज की स्थिति में है, न कि बाद की स्थिति में। आज जैसे कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, जिसको चाहे वो अपना डिक्लेयर कर दें, उनको किसी तरह का सबूत देने की जरूरत नहीं है। उसकी जो अराजकता फैल रही है उसकी वजह से उसको ख़त्म करने के लिए ये प्रोविज़न दिया जा रहा है कि जब भी आप कहें कि ये ज़मीन हमारी है, आप उसका सबूत ले आइए। जैसे संविधान में सब व्यक्तियों, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत भी जब आप कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो कागज़ आप दिखाती हैं, अफसरों को दिखाते हैं, ये दिखाते हैं। कभी हमारे इस प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं जाना पड़ा कोर्ट, लेकिन कल को कोई कहे कि नहीं हमारी प्रॉपर्टी, अल्टरनेटिव, तो कोर्ट जाना पड़ेगा। तो मात्र 2 बातें कही जा रही हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि किसी भी प्रॉपर्टी को आपके पास 9,20,000, 9,30,000 एकड़ है, आया कहाँ से? आया कहाँ से? फैक्ट्री तो है नहीं जमीन कि हमने फैक्ट्री में तैयार करके बांट दिया है सबको। जमीन तो एक निश्चित चीज है ना। तो आपके पास आया कहाँ? बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन है इस्लाम में भी, एकदम निश्चित है कि जो कुछ आप देंगे लिख के दे देंगे कि ये वक्फ किया। ये थोड़ी है कि पार्लियामेंट हाउस की ज़मीन किसी ज़माने में मुग़लों ने अगर राज किया तो 200 सालों ने अंग्रेजों ने राज किया, तो अब आप 300 साल 500 साल पहले जाएंगे कि हमारे बाप-दादा मुग़लों ने किया था। मुग़लों ने किया था, लेकिन आपको लिख के देखे गए थे? क्या उन्होंने लिख के दिया कि हमारे बाद या अंग्रेजों के बाद ये ज़मीन वक्फ भी हो जाएगी? किस तरह की लॉजिक दी जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, अपील का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। ये दुनिया का नैसर्गिक नियम है, फंडामेंटल राइट के अलावा दिस इज़ द ओनली वे फॉर जस्टिस, दैट इफ़ यू फील, आपने किसी भी स्टेज पे इनजस्टिस फील किया तो आपको आगे का रास्ता खुला रहना चाहिए, जो नहीं है। जैसा मैंने कहा, आप ही वकील हैं, आप ही जज हैं, आप ही। तो एक तो ये, इस तरह से 2 चीज़ें हुई।
आपको सबूत देना पड़ेगा। जी। दूसरी बात ये कि आप किसी को भी ऐसे नहीं कहते, रास्ता खुलना चाहिए अमेंड उसका आगे बढ़ने का। आपने अगर मेरे ऊपर मुकदमा दायर करके, मुकदमा नहीं, आपने एक लागू कर दिया कि साहब ये ज़मीन हमारी है, जी। तो हम आप ही के पास आए माई बाप हुजूर करने कि आपकी नहीं मेरी है। आप देख रहे आपकी, आप ही डिक्लेयर की कि हमारी है, अब हम आप ही के पास आए, नहीं, कोर्ट का रास्ता खुलना चाहिए। तीसरा बड़ा सिंपल है, 9 लाख करोड़ ज़मीन, 9 लाख एकड़ ज़मीन, 27 करोड़ उसकी आमदनी। अरे 27 करोड़ आमदनी तो आपको 100-200 एकड़ में हो जाती है। तो इट इज़ अ मिसमैनेजमेंट बाय द इन्फ्लुएंशियल पीपुल। जो लोग वहाँ बैठे हैं, एक भी पैसा आना कुछ नहीं देते। देश के मुसलमानों का अगर ये भला करते तो छाती पीट के, हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि मुसलमान बहुत गरीब हैं, अशिक्षित हैं। आपने क्या किया उनके लिए? मुसलमान बहुत गरीब हैं, बहुत अशिक्षित हैं, बहुत ये हैं, आपने क्या किया उनके लिए? और दूसरा, जब कोई कुछ करना चाहता है तो आप दुनिया भर की बातें करते हैं। और मेरी प्रार्थना आपके माध्यम से पूरे समाज से है कि ऐसे नेताओं को आप पहचानिए और उन्हें राजनीति और सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर कीजिए, जो किसी एक धर्म की, किसी एक समाज की, किसी एक जात की बात करते हैं। हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का, सबके लिए समाज से अपील है कि ऐसे लोग जो सिर्फ जात के नाम पे राजनीति करते हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, इनको पहचानिए और इन्हें बाहर कीजिए, अन्यथा इंशाअल्लाह टुकड़े होंगे। तो ये हजारों साल की जो धरती है, समझे ना, जाम्बुद्वीपे भारत खंडे, ये आज की नहीं है। जाम्बुद्वीपे भारत खंडे ऋग्वेद से चली आ रही है। अगर आप नहीं जागे, पब्लिक नहीं जागी, तो ये देश बचेगा नहीं। तरह तरह के वक्फ बोर्ड बनेंगे, तरह तरह के जाति बोर्ड बनेंगे, तरह तरह की चीज़ें बनेंगी। कोई आदमी, हिंदुस्तानी आदमी भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा है, आप अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। जब तो न तो आपकी मातृभाषा है, ना आपकी मामी है, ना दादी है, ना मौसी है। हिंदी जो आपकी, संस्कृत और हिंदी जो, और द्रविड़ भाषा, सब बहने हैं। इनको लेके तो आप अलग कर रहे हैं। अंग्रेजी आप अपना लादना चाहते हैं। क्या हम गुलामी में ही खुश रहेंगे? सवाल यह है कि 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, सबको बाहर कर दिया, तब वक्फ बोर्ड कहाँ था? 200 साल पहले जब ये जमीनें जो आज कह रहे हैं, जमीन तो आज नहीं पैदा हुई है, जमीन तो आज़ादी के बाद नहीं अस्तित्व में आई। जमीन तो 4.3 बिलियन ईयर्स, अरबों साल आई, पहले आई। और अंग्रेजों ने जब उसे लिया, तब वक्फ बोर्ड, तब आप क्यों नहीं चिल्लाए कि वक्फ बोर्ड कहाँ है? कहाँ गए थे तब? जरा ये सोचिए कि अंग्रेजों ने उसी दिल्ली के उसी पूरे एरिया में राज किया। जितनी व्यक्तिगत जमीनें थीं, अब उस पर भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी जमीन, जितनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, शाहजहानाबाद, किसी का मकान ले लिया गया? वर्ल्ड सिटी में क्या एक भी मकान किसी का लिया सरकार ने? अंग्रेज सरकार की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑल पावरफुल थी, जिसके सामने आप छोड़ के अपने मकान भाग गए थे, उसने भी नहीं लिया। प्रॉपर्टी वो ली जो शासन की थी। लाल किला किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं थी, शाहजहां औरंगजेब की भी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं थी, पब्लिक के पैसे से बनाया गया था। उसी तरह से राष्ट्रपति भवन पब्लिक प्रॉपर्टी है, पार्लियामेंट हाउस पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो राष्ट्रपति भवन में जो रहता है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो लाल किले में जो रह रहा था उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, लाल किला इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी। तो जब 200 साल आप सो रहे थे, तब तो आपको नहीं आया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी है ये।
ऑल दिस इज द गेम ऑफ पॉलिटिशियन, पब्लिक हैज टू अंडरस्टैंड। ये जो जितने नारा लगाने वाले पहुंचते हैं जी हमारी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, ले ली जाएगी, मेरा एक बहुत छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रा पूछ लीजिए कहाँ है आपकी प्रॉपर्टी और कितनी है, पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। पैसे देकर सब बुलाए जाते हैं, जी जितनी पॉलिटिकल इस तरह की रैली होती हैं, हमारी प्रॉपर्टी ले लेंगे। आप बस पूछ लीजिए कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, जरा कागज़ दिखाइए और कितनी प्रॉपर्टी है, पता चल जाएगा कि सड़क में बगल बैठ के पंचर जोड़ते हैं। सर, आपने अस्तित्व की बात की कि ये वक्फ बोर्ड अस्तित्व में कब आया। अगर मैं बाकी इस्लामिक कंट्री में देखूं, वहाँ पर वक्फ है ही नहीं। आपने बताया कि नेहरू जी ने ये ले आया, हमारे पास छोड़कर चले गए वक्फ। हमारे पास छोड़ के नहीं गए हैं, हमारे ऊपर लाद के गए हैं। दोनों शब्दों में बहुत फ़र्क होता है बेटा। जी, तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अभी हाल फिलहाल ओवैसी साहब का एक बयान आया, उन्होंने भी यही चीज़ बोला कि हम वक्फ को नहीं बदलने देंगे, वक्फ जैसा है एज इट इज़ हम रखेंगे, क्योंकि ये सरकार मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है और उनसे उनके हक की ज़मीन छीनना चाहती है। प्रश्न ये है ओवैसी साहब से कि 1954 के पहले, 70 के दशक के पहले क्या स्थिति थी। ये तो 2013 की बात है ना। जी 2013 के बोर्ड को थोड़ा सा चेंज करने की बात हो रही है। वो नहीं बदल देते हैं। होते कौन हैं? क्या वो देश हैं, भारतवर्ष हैं? क्या वो संविधान हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट हैं? वो बेलगाम नेता हैं। तो ओवैसी जो है अल्लाह मियाँ हैं, नहीं बदलने देंगे। याद दिला दें, उसी कश्मीर में अब्दुल्ला मुफ्ती फैमिलीज कहती थी कि जिस दिन धारा 370 हटी, भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? जो लोग ये कहते थे उनका क्या हश्र हुआ है? इतना अहंकार किसी देश के प्रति नहीं होना चाहिए। इनके रजाकारों ने, इनके बाप दादाओं ने 1947 निज़ाम में रजाकार कहलाते थे। इनके दादा पिताजी, उन्होंने हिंदुओं के खुलेआम कत्लेआम किया था। कहते थे कि हम भारतवर्ष में नहीं रहेंगे। अरे भैया, चले जाते जहाँ नहीं रहता। तुम तो भारतवर्ष में नहीं रहोगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब जब इंडिपेंडेंट नहीं रही तो चले जाते जहाँ तबीयत है। वैसे होते कौन है कहने वाले? संविधान नहीं चलेगा। ओवैसी जो कहेंगे वही संविधान है। संविधान में अमेंडमेंट होगा, रूल में अमेंडमेंट होगा। अगर ये रूल, ये व्यवस्था इस देश की है तो ये देश तय करेगा कि व्यवस्था कैसी रहेगी। अगर ये व्यवस्था ओवैसी की अपने घर की है तो ओवैसी तय करें कैसे चलेगा। ये पार्लियामेंट से पास हुआ एक्ट है ना, न कि ओवैसी के घर से पास हुआ। अगर पार्लियामेंट के एक्ट से पास हुआ है, नियम कानून से, तो नियम कानून से बदला भी जा सकता है। आपके घर से पास हुआ तो आप अपने घर में पास करिए। सर, साथ ही साथ कई विपक्षी पार्टी भी ऐसी हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं और वो इस अमेंडमेंट का विरोध कर रही हैं। मैं एक विचार समझना चाह रही हूँ उनका, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 2013 में जब ये इन्होंने प्रावधान में बदलाव किए मनमोहन सरकार ने, उसके बाद से हालात और बद से बदतर हो गए। तो जब उस चीज़ को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है, तो जहाँ पर विपक्षियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि सरकार के सही काम में भी विपक्षी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं? इस वक्त हमारे देश में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की वो स्थिति है जो सिर्फ वोट की राजनीति से सब कुछ देखते हैं। जो सरकार कर रही है हर चीज़ का विरोध करना है, वो चाहे जीएसटी का हो, चाहे टैक्स का हो, चाहे वो ब्रिज बना रही है तो उसका भी विरोध करेंगे, तालाब कहीं बना रही है तो उसका भी विरोध करेंगे। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक की चिंता देखकर बात करता है। किससे खुश होगा कौन?
और ये इसमें कोई संदेह नहीं है, जब ओवैसी ये कहते हैं खुलेआम कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने इसका वोट दिया, मुस्लिम कभी माफ़ नहीं करेगा। ये क्या है? क्या है क्या ये? अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपने ये किया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, देख लूँगा, ये भी कहा था देख लूँगा। क्या देख लेंगे? ये राजनीति की भाषा है। ये जो है राजनीति की भाषा है, डेमोक्रेसी की भाषा है। ये तो गुंडागर्दी है ना, हम देख लेंगे। सर, इसी पे मुझे एक सवाल ये भी आया कि मौलानाओं का भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर बयान सामने आया था कि शाहीन बाग 2.0 का देखना पड़ेगा अगर सरकार ने अमेंडमेंट किया तो। उन्हें भूल जाना पड़ेगा। अब कुछ चीज़ें स्वीकार करना पड़ेगा। जिस घर में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, उस देश की मान्यताओं की इज्जत करना आपका कर्तव्य होता है। जिस देश में आप जिस संविधान के तहत रहते हैं, उसकी मर्यादा रखना आपकी जिम्मेदारी है। 2013 का एक्ट आसमानी नहीं, इल्हामी नहीं है, आसमान से नहीं उतरा है, उसी पार्लियामेंट का है जहां ये फिर आया है आज। किस बात की धमकी देते हैं? हाँ, ये धमकियों से लोग परिचित हो गए हैं, धमकियों से लोग परिचित हो गए हैं। इसीलिए जब सख्त बात चलती है, उदाहरण नहीं देना चाहता, सख्ती से जब नियम लागू किया जाता है तो सड़कें खाली रहती हैं। जी। इतना ही कहना चाहूँगा। ये धमकियों से हमें ये समझ लेना चाहिए कि देश बहुत आगे बढ़ चुका है। 1947 से लेकर आज देश बहुत आगे बढ़ चुका है और 4 जनरेशन बदल चुकी हैं। जी। और हर जनरेशन अपनी आइडियाज़, अपने विचार, अपने कमिटमेंट लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि 1947, 55 और 54 की जनरेशन है। ये 2024 की जनरेशन अगर है तो ये पंडित नेहरू और मिसेस गांधी के ज़माने में नहीं रह रहे हैं, वो अपने ज़माने में रह रहे हैं। उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनका अपना सोच है, और वो भी तो पतली परिस्थितियों को हमें सबको स्वीकारना चाहिए। बदलाव ही एक कांस्टेंट प्रोसेस है, जिसको कहा जाता है ओनली थिंग परमानेंट इज द चेंज। बदलने की प्रक्रिया ही अकेले एक परमानेंट चीज होती है, बाकी नथिंग, सब नश्वर है। तो जैसा कि हमने जाना सर से कि बदलाव ही प्रकृति का नियम भी है और ऐसे में आज के समय में बदलाव बहुत ज़रूरी है। वक्फ को लेकर तमाम बातचीत की, तमाम पहलुओं पर चर्चा की और उसे जानने और समझने की कोशिश भी की। फिलहाल के लिए बस इतना ही।